स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 15 जो जापान का इतिहास है ना। मेजर पेपर 15 वही आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, लगभग 15-14 क्वेश्चन है। इन सबको आप कवर कर लीजिए, आप चाहे मेरे वीडियो से कीजिए, चैट जीपीटी, जिमिनी या फिर यूट्यूब से ढूंढिए, लेकिन इन सब क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में करूँगा और कुछ बहुत वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पेपर MJ15 जो है जापान का इतिहास, मेiji पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा परिणाम लिखें। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है। मेजी पुनर्स्थापना के महत्व की विवेचना करें। इसका वीडियो मैंने पहले ही प्लेलिस्ट पे बना दिया है और इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आगे है संविधान 1889 ईस्वी के मेजी संविधान की प्रमुख विशेषता की विवेचना करें। इसको मैं इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। आगे देखते हैं पश्चिमी प्रभाव। 1850 से 1950 के बीच पश्चिमी दुनिया के संपर्क ने जापान को किस प्रकार एक अलग थलग सामंती समाज के रूप में आधुनिक औद्योगिक शक्ति में परिवर्तित किया। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। तो ये है आपका चौथा नंबर, इसको भी मैं इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। प्रथम चीन जापान युद्ध 1894 से 95 ईस्वी के चीन जापान युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। तो ये मैंने करा दिया, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा आप। रूस जापान युद्ध 1904 से 1905, इसको भी मैंने करा दिया, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जापान के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के कौन से कारण थे, इसको मैं इस वीडियो में कराऊंगा। जापानी साम्राज्यवाद 1930 से 31 ईस्वी में जापानी साम्राज्यवाद का द्वितीय चरण किन कारणों से आरंभ हुआ, इसके क्या परिणाम थे। जापानी साम्राज्यवाद के बारे में भी मैंने करा दिया, आप जाकर के देख सकते हैं। सैन्यवाद भी मैंने करा दिया है, जापान में सैन्यवाद के उत्कर्ष एवं विकास पर प्रकाश डाले। प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। 12, 13, 14, 15 सारा मेजर का। अब है मंचूरिया संकट क्या है, इसके कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, ये भी बना दिया है मैंने। राष्ट्र संघ इसे सुलझाने में असफल क्यों रहा, इसके बारे में भी बता दिया है। अगला है वाशिंगटन सम्मेलन की पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए वाशिंगटन संधियों का वर्णन करिए, इसको मैं इस वीडियो में कराऊंगा। द्वितीय चीन जापान युद्ध, द्वितीय चीन जापान युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, ये भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। धुरी राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा धुरी राष्ट्रों के साथ सहयोग के क्या कारण थे, इस गठबंधन के प्रभाव एवं परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर जापानी हमले, ठीक है, के पीछे रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों की व्याख्या कीजिए। इस हमले की योजना और निष्पादन का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन आप जाकर के कंप्लीट कर लेंगे, आपका काफ़ी क्वेश्चन से मैच करने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं महत्व और परिणाम लिखें। मेजी पुनर्स्थापना, अर्थ और परिभाषा देखते हैं। ठीक है, मेजी का अर्थ क्या है, प्रबुद्ध शासन। कहने का मतलब जापान में 1868 ईस्वी में एक महान राजनीतिक और सामाजिक क्रांति हुई, जिसके द्वारा लगभग 250 वर्षों से चली आ रही शोगुन मतलब सामंती सैन्य शासक व्यवस्था का अंत हो जाता है और सत्ता पुनः सम्राट के हाथों में आ जाती है। इसी घटना को मेजी पुनर्स्थापना घटना कहते हैं। ठीक है, मेजी पुनर्स्थापना के कारण देखते हैं। तो मेजी पुनर्स्थापना जो था, इस क्रांति के पीछे कई आंतरिक और बाहरी कारण थे। मेजी पुनर्स्थापना का अगर हम लोग डिटेल से देखें तो इसके पीछे कई आंतरिक कारण और बाहरी कारण थे। शोगुन शासक की कमजोरी देखते हैं। ये शोगुन शासन की कमजोरी के बारे में, तोकुगावा शोगुन प्रशासक, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, तोकुगावा शोगुन प्रशासन भ्रष्ट और कमजोर हो चुका था। वहाँ पे सबसे बड़ा शासन व्यवस्था था, वो भ्रष्ट हो गया था। वह देश की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था। पश्चिमी देशों का दबाव, 1853 में अमेरिका के कमोडोर पेरी ने जापान के द्वार व्यापार के लिए खुलवाए। इसके बाद हुई असमान संधियों से जापानी जनता में विदेशियों और शोगुन के प्रति भारी रोष फैल गया। आर्थिक संकट की बात करें तो जापान के किसान भारी करों से परेशान थे और व्यापारी वर्ग पुरानी सामंती व्यवस्था से उब चुका था। वे ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां व्यापार और उद्योग का विकास हो सके। फिर देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय क्या था। तो जापान में बुद्धिजीवियों और निचली श्रेणी के समुराई योद्धाओं ने सोनो जोई, बोले तो सम्राट का सम्मान करो, विदेशियों को बाहर निकालो का नारा बुलंद किया। महत्वपूर्ण परिणाम और सुधार देखिए। सम्राट मेजी ने जापान का पूरी तरह से कायाकल्प करने के लिए निम्नलिखित सुधार किए। सामंतवाद का अंत होता है 1871। सदियों पुरानी डेम्यो, बोले तो सामंत व्यवस्था का
अंत होता है और पूरे देश में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाती है। सैनिक सुधार की बात करें तो समुराई वर्ग के एकाधिकार को समाप्त कर अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की गई। जापान ने जर्मनी और ब्रिटेन की तर्ज पर आधुनिक सेना और नौसेना बनाई। आर्थिक सुधार देखें तो नई मुद्रा बोले तो येन चलाई गई। बैंक ऑफ जापान की स्थापना हुई और रेल, तार तथा कारखानों का जाल बिछाया गया। शिक्षा का प्रसार देखते हैं 1872 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई। पश्चिमी विज्ञान और तकनीक सीखने के लिए जापानी छात्रों को विदेश भेजा गया। मेजी संविधान देखते हैं 1889 में, ठीक है। जापान को एक लिखित संविधान दिया गया जिसने जापान को एशिया का पहला संवैधानिक राष्ट्र बनाया। अब देखते हैं मेजी पुनर्स्थापना का महत्व क्या था। आधुनिकीकरण, इसने जापान को एक पिछड़े कृषि प्रधान देश से बदलकर एक शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। एशियाई गौरव, जापान की प्रगति ने यह साबित कर दिया कि एशिया के देश भी पश्चिमी देशों की बराबरी कर सकते हैं। आगे देखते हैं साम्राज्यवाद की शुरुआत। आधुनिकीकरण के बाद जापान खुद एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया और उसने चीन तथा रूस जैसे बड़े देशों को युद्ध में हराया। विश्व राजनीति में स्थान देखें तो मेजी सुधारकों के कारण ही जापान 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया की महान शक्तियों की श्रेणी में शामिल हो गया। निष्कर्ष पढ़ते हैं, मेजी पुनर्स्थापना केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं था बल्कि यह जापान का पुनर्जन्म था। इसने जापान की नींव इतनी मजबूत कर दी कि वह आगे चलकर विश्व राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान 1889 ईस्वी के मेजी संविधान के प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। ये जो मेजी संविधान था वो क्या था भाई, तो चलिए देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका। 1889 के मेजी संविधान की प्रमुख विशेषता, सम्राट की सर्वोच्चता। संविधान के अनुसार सम्राट को पवित्र और अनुलंघनीय, मतलब जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके, वैसा माना गया। वह राज्य का प्रमुख था और समस्त कार्यकारी शक्तियां उसी से निहित थी। वह सेना का प्रधान सेनापति था। उसे युद्ध की घोषणा करने, संधि करने और संसद को भंग करने का अधिकार था। अब देखते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। संविधान ने एक संसद की स्थापना की जिसे इंपीरियल डाइट, ठीक है, इंपीरियल डाइट कहा जाता था। इसके दो सदन थे, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन क्या था? इसमें शाही परिवार के सदस्य, कुलीन वर्ग और सम्राट द्वारा मनोनीत व्यक्ति होते थे। निम्न सदन में इसके सदस्यों का चुनाव उन नागरिकों द्वारा किया जाता था जो एक निश्चित मात्रा में कर देते थे। फिर देखते हैं सीमित मताधिकार। प्रारंभ में वोट देने का अधिकार सभी को नहीं था। केवल पुरुष ही मतदान कर सकते थे जो कम से कम 15 येन का प्रत्यक्ष कर चुकाते थे। इसी कारण केवल 1% जनसंख्या ही वोट दे पाती थी। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का देखें तो उसमें क्या लिखा गया था कि जापानी नागरिकों को पहली बार कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, जैसे भाषण और लेखन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। नोट, ये अधिकार निरंकुश नहीं थे और कानून के दायरे में रहकर ही इनका प्रयोग किया जा सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं मंत्रियों की जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल के मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। इसका मतलब यह था कि संसद मंत्रियों को उनके पद से नहीं हटा सकता था, है ना। प्रीवी काउंसिल देखते हैं तो ये क्या था? सम्राट को सलाह देने के लिए विशेष संस्था प्रीवी काउंसिल बनाई गई थी। यह सबसे शक्तिशाली निकाय था जो संविधान की व्याख्या करता था और महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों पर निर्णय लेता था। अब देखते हैं मेजी संविधान का महत्व। सबसे पहला है स्थिरता। इसने जापान को एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया जिससे देश का तेजी से विकास होने लगा, है ना। आधुनिकीकरण, इसने जापान की छवि दुनिया के सामने एक सभ्य और आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दी। सैन्यवाद का उदय देखें तो चूंकि सेना सीधे सम्राट के अधीन थी और संसद का उस पर नियंत्रण नहीं था, इसी कारण भविष्य में जापान में सैन्यवाद को बढ़ावा मिला, है ना। निष्कर्ष देखते हैं, मेजी संविधान जर्मनी के मॉडल पर आधारित था। यह लोकतंत्र और राजतंत्र का एक अनूठा मिश्रण था जहां सम्राट की शक्ति सर्वोपरि रखी गई थी ताकि जापान को पश्चिमी शक्तियों के समक्ष खड़ा किया जा सके। तो यह था आपका दूसरा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि पश्चिमी प्रभाव। 1850 से 1950 के बीच पश्चिमी दुनिया के संपर्क ने जापान को किस प्रकार एक अलग थलग सामंती समाज से अलग, आधुनिक और शक्ति में परिवर्तित किया? इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। चलिए समझते हैं। पश्चिमी प्रभाव, एक सामंती समाज से औद्योगिक शक्ति तक का सफर, 1850 से 1950।
1850 के आसपास जापान एक बंद द्वार नीति अपनाए हुए तक पिछड़ा सामंती देश था जहां शोगुन का शासन था। लेकिन 1950 तक आते आते जापान दुनिया की प्रमुख प्रमुख औद्योगिक शक्तियों में शामिल हो गया। इस परिवर्तन को के तीन प्रमुख पहलू थे। ध्यान से सुनिए, 1850 तक ना, अपने शब्दों में समझा रहा हूँ कि 1850 तक क्या होता है कि वो एक तरह से बंद द्वार वाला देश था जहां पर मैं किसी का कुछ नहीं सुनना, केवल किसका, शोगुन का चलता था। लेकिन 1950 जैसे आने लगता है, जापान देश दुनिया से जुड़ने लगता है और एक तरह से देखता है वहां पर में औद्योगिक शक्ति कैसे बढ़ रहा है, विकास कैसे हो रहा है ना। तो इसमें जो परिवर्तन होता है उनके यहाँ भी, उसका तीन चरण बोला गया है, तीन पहलू बोला गया। पहला, राजनीतिक प्रभाव। शोगुन शासन का अंत। 1853 में अमेरिका के कमोडोर पेरी के आने पर यह स्पष्ट हो गया कि पुरानी सैन्य व्यवस्था पश्चिमी देशों की आधुनिक तोपों का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी कारण 1868 में सम्राट की सत्ता बहाल हुई, है ना। आगे देखते हैं, संवैधानिक शासन। जापान ने पश्चिमी देश, विशेषकर जर्मनी, प्रशा के राजनीतिक ढांचे का अध्ययन किया और 1889 में अपना संविधान लागू किया। इससे जापान एशिया का पहला आधुनिक प्रशासनिक ढांचा वाला देश बना। साम्राज्यवाद की बात करें तो पश्चिम की नकल करते हुए जापान ने भी शक्ति ही शांति है की नीति अपनाई और अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति। जापान ने पश्चिम की तकनीकी ज्ञान आयत किया। कपड़ा उद्योग, जहाजरानी और भारी मशीनरी में जापान ने तेजी से प्रगति की। आधारभूत मूल संरचना देखें तो अंग्रेजों की मदद से जापान में रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, बैंक ऑफ जापान की शुरुआत हुई। जाइबत्सु देखें तो ये क्या है, जापान ने बड़े औद्योगिक घरानों जैसे मित्सुबिशी, मित्सुई को बढ़ावा दिया, जिन्होंने पश्चिमी निगमों की तर्ज पर जापानी अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में फैलाया। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो शिक्षा प्रणाली। जापान में अमेरिकी और फ्रांसीसी मॉडल पर आधारित अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लागू की गई। नारा दिया गया, ज्ञान की खोज पूरी दुनिया में की जानी चाहिए। ठीक है, ये नारा दिया गया। वेशभूषा और रहन सहन की बात करें तो जापानी साम्राज्य में पश्चिमी कोट, पतलून, खान पान और कैलेंडर को अपनाया गया। समुराई वर्ग के तलवार रखने के अधिकार को समाप्त कर कानून के समक्ष समानता लाई गई। सैन्यवाद का आधुनिक स्वरूप समझें तो जापान ने अपनी सेना को जर्मन पद्धति पर और नौसेना को ब्रिटिश पद्धति पर पुनर्गठित किया। निष्कर्ष देखते हैं, जापान का परिवर्तन दुनिया में एक अनोखा था क्योंकि उसने पश्चिमी तकनीकी को अपनाया लेकिन अपनी जापानी आत्मा को बचाए रखा। इसे वाकोन योसाई कहा गया, जिसका अर्थ है जापानी भावना और पश्चिमी तकनीक। इसी संतुलन ने जापान को एक गुलाम देश बनने के बजाय एक विश्व शक्ति बना दिया। आगे देखते हैं, वाशिंगटन सम्मेलन। वाशिंगटन सम्मेलन की पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए वाशिंगटन संधियों का वर्णन करिए। ये अगला क्वेश्चन है आपका कि वाशिंगटन सम्मेलन था क्या, इसमें क्या क्या हुआ था, इसके बारे में बताना है। वाशिंगटन सम्मेलन की पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में शक्ति संतुलन बदल गया था। सम्मेलन के आयोजन के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित थे। क्या क्या कारण थे सम्मेलन के? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या हुआ था, उसी को शांत कराने के लिए शक्ति सम्मेलन हुआ था। इसका मुख्य टारगेट क्या था? नौसैनिक प्रतिस्पर्धा। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के बीच शक्तिशाली युद्धपोत बनाने की होड़ लगी हुई थी, जिसे एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, है ना। आगे देखते हैं, जापान का उभार। युद्ध के बाद जापान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और चीन में उसका प्रभाव बढ़ा था, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन चिंतित थे। एंग्लो जापानी गठबंधन। ब्रिटेन और जापान के बीच 1902 से चली आ रही संधि अमेरिका को खटक रही थी। ठीक है, ब्रिटेन और जापान के बीच में जो संधि था वो अमेरिका को खटक रहा था। चीन की स्थिति। चीन में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप को कम करने और खुले द्वार की नीति को सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी। आगे देखते, इसी संदर्भ में अमेरिका राष्ट्रपति हार्डिंग के निमंत्रण पर नवंबर 1921 में वाशिंगटन सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी प्रमुख संधियां देखें तो क्या क्या हुआ था सम्मेलन की प्रमुख संधियां। इस सम्मेलन में 3 मुख्य संधियां की गई जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हुई। काफी इंपॉर्टेंट है। पहला शक्ति संधि क्या था?
चार शक्ति संधि। क्या है? चार शक्ति संधि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान के बीच हुई। उद्देश्य क्या था? प्रशांत महासागर में एक दूसरे के द्वीपों और अधिकारों का सम्मान करना। परिणाम क्या हुआ? इस संधि के साथ ही 1902 की पुरानी एंग्लो जापानी संधि समाप्त कर दी गई, है ना। यदि कोई विवाद होता तो चारों देश मिलकर बातचीत को उसे सुलझाते थे। दूसरा देखते हैं पांच शक्ति संधि। ये पांच शक्ति संधि क्या है? जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली, इन पांचों के बीच हुआ था, जिसमें क्या था? नौसैनिक अनुपात, युद्धपोतों के अनुपात को निर्धारित किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 5, जापान के लिए 3 और फ्रांस व इटली के लिए 1.75 का अनुपात तय किया गया, है ना। महत्व देखें तो जापान को अपनी नौसेना को अमेरिका और ब्रिटेन से छोटा रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे जापान के कट्टरपंथियों में असंतोष का भावना उत्पन्न होता है। नौसैनिक शक्ति संधि देखते हैं। इसमें सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी 9 देशों ने हस्ताक्षर किए। चीन की अखंडता, सभी शक्तियों ने चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की शपथ ली। खुले द्वार की नीति, चीन में व्यापार के लिए सभी देशों को समान अवसर देने के सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि चीन को सब समान मतलब बराबरी के साथ लूटेंगे। वाशिंगटन सम्मेलन का महत्व और प्रभाव देखें तो जापान के लिए झटका। हालांकि जापान को नौसैनिक अनुपात में तीसरे स्थान पर रखा गया, लेकिन उसने इसे अपने अपमान के रूप में देखा। इसने भविष्य में जापानी सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। शांति का अल्पकालिक दौर, इस सम्मेलन ने अगले 10 वर्षों तक प्रशांत क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े युद्धों को टाल दिया। अमेरिकी कूटनीति, अमेरिका बिना किसी युद्ध के जापान की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करने और ब्रिटिश नौसैनिक प्रभुत्व को बराबरी करने में सफल हो गया। निष्कर्ष देखें तो वाशिंगटन सम्मेलन निशस्त्रीकरण का एक अनूठा प्रयास था। इसने कुछ समय के लिए तनाव कम कर दिया, लेकिन जापान की महत्वाकांक्षाओं को दबाने के कारण यह संधि आगे चलकर 1930 के दशक में जापान के आक्रामक रुख और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जापान के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के कौन से कारण थे? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें जापान भाग लिया था, है ना। तो क्या कारण था कि वो युद्ध में कूद गया? प्रथम विश्व युद्ध में जापान के शामिल होने के कारण एंग्लो जापानी संधि, यह सबसे प्रमुख और तत्कालिक कारण था। 1902 में ब्रिटेन और जापान के बीच एक सैन्य संधि हुई थी। जब जर्मनी ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा तो ब्रिटेन ने जापान से सहायता मांगी। जापान ने संधि की शर्तों का पालन करते हुए जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सुदूर पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना, जापान चाहता था कि वह पूर्वी एशिया में एकमात्र शक्तिशाली देश बने। प्रथम विश्व युद्ध ने उसे एक सुनहरा अवसर दिया कि वह चीन और प्रशांत महासागर में स्थित जर्मन उपनिवेशों पर कब्जा कर सके। अब है 21 मांगे और चीन पर नियंत्रण। युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियां युद्ध में व्यस्त थी। जापान ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 1915 में चीन के सामने 21 मांगे रखी। उसका उद्देश्य चीन के आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना था, जो बिना युद्ध में शामिल हुए संभव नहीं हो सकता था। रूस जापान युद्ध का बदला और प्रतिष्ठा देखते हैं। 1905 में रूस को हराने के बाद जापान अपनी सैन्य शक्ति को पूरी दुनिया में साबित करना चाहता था। एक विश्व युद्ध में भाग लेकर वह खुद को महान पश्चिमी शक्तियों के बराबर खड़ा रखना चाहता था। आगे देखते हैं। आर्थिक लाभ, जापान को पता था कि युद्ध के कारण यूरोपीय देशों की औद्योगिक आपूर्ति बाधित होगी। युद्ध में शामिल होकर जापान ने अपने जहाज रानी और सैन्य उद्योगों को जबरदस्त बढ़ावा दिया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। युद्ध परिणाम और जापान के लाभ क्या हुआ? क्षेत्रीय लाभ, जापान ने जर्मनी में नियंत्रण करने वाले शांतुंग द्वीप और प्रशांत महासागर में कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया। जापान ने जर्मनी के नियंत्रण वाले, हाँ, जर्मनी का शांतुंग पे कब्जा करता है और प्रशांत महासागर का बहुत सारा द्वीप को हड़प लेता है। विश्व शक्ति के रूप में उदय, युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि में जापान को दुनिया की 5 बड़ी शक्तियों में से एक स्वीकार किया गया। राष्ट्र संघ में स्थान, उसे राष्ट्र संघ की परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। निष्कर्ष देखें तो जापान के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक अवसरवादी युद्ध था। उसने बहुत कम सैन्य नुकसान सहकर बहुत अधिक राजनीतिक और क्षेत्रीय लाभ प्राप्त किए। इसी युद्ध के बाद जापान एशिया की निर्विवाद महाशक्ति बन गया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के पीछे रणनीतिक आर्थिक ये क्या था? 7 दिसंबर 1941 को एक हमला हुआ था पर्ल हार्बर पर, जापानी हमला। ठीक है,
चलिए इसका योजना के बारे में समझते हैं। पर्ल हार्बर पर आक्रमण 7 दिसंबर 1941। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में स्थित अमेरिका का एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा था। ठीक है, मतलब हवाई नाम का एक द्वीप था, वहां पर में अमेरिका वाला लोग का एक नौसैनिक नेवी का अड्डा था। जापानी वायुसेना ने अचानक हमला कर अमेरिका प्रशांत बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाया। हमले के कारण देखते हैं। रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक नाकेबंदी। जापान अपनी सैन्य जरूरतों के लिए तेल और लोहे के लिए अमेरिका पर निर्भर था। जब जापान ने चीन और इंडो चाइना पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने जापान को होने वाली तेल की आपूर्ति रोक दी। जापान के पास केवल 6 महीने का तेल बचा था, इसलिए उसने संसाधनों पर कब्जे के लिए युद्ध का रास्ता चुना। प्रशांत महासागर के प्रभुत्व देखें तो जापान पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इन पर कब्जा करना चाहता था। उसे पता था कि अमेरिकी नौसेना का प्रशांत बेड़ा ही उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। राजनीतिक तनाव देखें तो अमेरिका चाहता था कि जापान चीन से अपनी सेना हटा ले, जबकि जापान इसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के खिलाफ मानता था, हार नहीं मानना चाहता था, मतलब है ना। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई। रणनीतिक गणना देखें तो जापानी एडमिरल यामामोटो का मानना था कि यदि एक ही झटके में अमेरिकी नौसैनिक को नष्ट कर दिया जाए तो अमेरिका समझौते के लिए मजबूर हो जाएगा और जापान को एशिया में विस्तार का समय मिल जाएगा। हमले की योजना और निष्पादन। गोपनीयता, ठीक है, जापान ने इस हमले की योजना अत्यंत गुप्त रखी। जापानी बेड़ा रेडियो बंद करके एक लंबे और सुनसान रास्ते से पर्ल हार्बर की ओर बढ़ा, है ना। अचानक हमला। 7 दिसंबर 1941 की सुबह, रविवार का दिन था, जब अमेरिकी सैनिक सो रहे थे या छुट्टी मना रहे थे, जापानी विमानों ने अचानक हमला कर दिया। हमले के 2 चरण। पहले चरण में हवाई अड्डों और युद्धपोतों पर बमबारी की गई। दूसरे चरण में बचे हुए लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। नुकसान क्या क्या हुआ। इस हमले ने अमेरिका के 8 युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें एरिजोना पूरी तरह से डूब गया। 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए और सैकड़ों विमान नष्ट हो गए। हमले का परिणाम और प्रभाव देखें तो अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। इस हमले के अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इससे द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध बन गया। जापान की आपातकालिक जीत। शुरुआत में जापान को बढ़त मिली और उसने फिलीपींस, सिंगापुर और बर्मा पर कब्जा कर लिया। रणनीतिक भूल। जापान अमेरिका विमान वाहक पोतों और तेल भंडार को नष्ट करने में विफल रहा, जो बाद में जापान की हार का कारण बना। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, सारा कुछ बना हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखें, MJ 12, 13, 14, 15 सारा वीडियो कंप्लीट है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। आगे देखते हैं परमाणु हमला। इसी हमले का अंतिम परिणाम 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के रूप में सामने आया था। निष्कर्ष देखते हैं। पर्ल हार्बर का हमला जापान के लिए एक शानदार सामरिक जीत, लेकिन एक बड़ी रणनीतिक हार थी। इसने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, जिसने अंततः जापान के साम्राज्य का अंत कर दिया था पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, मतलब लगभग पूरी तरह से जापान का कमर तोड़ के रख दिया था, क्योंकि 2 जगह पे वो परमाणु बम गिरा दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी।